तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार दरोगा जिनको प्री देना है या जिनको मेंस अभी देना है 11 अक्टूबर को, ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, बिहार का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आया है, और बीएसएससी मेंस, इसका भी डेट फिक्स हो चुका है 18 अक्टूबर को। इन चारों में से किसी को भी देने जाना है तो एक को छोड़ के इसका लेवल थोड़ा सा आसान होगा, बाद बाकी 1 2 3 4 इन चारों का लेवल बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, आयोग बिल्कुल सेम है। तो ये प्रैक्टिस बुक एकदम सफिशियंट है। ठीक है, आप लोग इसके साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि मैं आपको लगभग 250 सेट कराऊंगा। ठीक है, 250 सेट से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा टिल द एग्जाम। और मेरे किराए के बाहर शायद ही कोई प्रश्न होगा जो आपको अनदेखा देखा सा मिलेगा। वो हो सकता है करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न हो, अगर मैं उतना नहीं टच कर पाता हूं तो। दूसरा, आज प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था और उसमें आप लोगों का मैं स्कोर देख रहा था। अभी इनिशियल फेज में आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप लोग जुड़िए और बहुत खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। यह प्रैक्टिस सेट रोज सुबह आपको 7:30 बजे 101% मिल जाएगा। आज मुझे कुछ काम था इसलिए आज ये थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कल से ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको 7:30 बजे मिलेगा। ये फुल प्रैक्टिस सेट है, यानी 100 प्रश्न। मैं कल 80 प्रश्न ही लिया था, आज आपके पूरे 100 प्रश्न हैं। ठीक है, पूरे 100 प्रश्न है और मैं थोड़ा टाइम भी कम किया हूं। तो पूरे 100 प्रश्न देखिए और पूरे 100 प्रश्न देखने के बाद आपको क्या करना है, आपका स्कोर कमेंट करना है कि आप इस 100 में कितना किए हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। ठीक है, साथ में यह बुक केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है, तो केबीसी नैनो पब्लिकेशन का हम लोग बुक को अभी स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जो होगा देखते हैं कौन सा बुक मिलता है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको इतना सफिशिएंट समय दूंगा ताकि आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता। टाइगर मच्छर आपको बोला गया है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस जो मच्छर है ना, जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है, इसका जो फैलता है वो होता है आपको क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होता है उससे फैलता है। बात करें पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है, इन तीनों का, तो ये तीनों टाइगर मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। चलिए, किसके द्वारा, तो आयन मंडल द्वारा। और बात करें आयन मंडल का, तो इसका जो ऊंचाई होता है 80 से 640 किलोमीटर का होता है। विद्युत आवेशित जो कण होता है सबसे अधिकतम मात्रा इसी परत में होता है। ऊंचाई के, आपको एक चीज पता होगा, ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है और इसी परत में रेडियो तरंगों की परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोगों के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। और आंवला में कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया क्या है। एनोस्मिया क्या है। देखिए, एनोस्मिया क्या है ना, मनुष्य के अंदर सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घ्राण संवेदना की कमी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। देखिए, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का। बात करें जेनेटिक्स का, तो इसके अंदर वंशागति के नियम और कारकों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है और ग्रेगर जॉन मेंडल को इसके उपलब्धि का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वो क्या होती है, तो एम्पियर होता है। बात करें वोल्ट का, तो विभव का, और ओम तो रेजिस्टेंस का। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है। जब किसी दिए गए जो क्षेत्र है उसमें बल के क्षेत्र को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाता है। ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? किस कोटि का होता है? माइक्रोमीटर। मैं आज आप लोगों को टोटल 100 प्रश्न दूंगा, क्योंकि मैथ यहाँ पे सोल्व कराने का कोई साधन नहीं है, ये मैं जिस मेथड से कराता हूँ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको हिंट्स दे दूंगा और आंसर बता दूंगा ताकि आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक कवकी रोगी है? मतलब कौन सा रोग कवक से होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए दाद। दाद क्या है? कवक रोगी है। बात करें यहीं पे मलेरिया की, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है, यानी ये प्रोटोजुअन बीमारी है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें गलसुआ, गलसुआ गलसुआ को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। और जलातांक, जलातांक को हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ये दोनों जो बीमारी है ये विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, डीजल का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन होता है, किससे होता है? डीजल का निष्कर्षण किससे होता है? देखिए इसका आंसर दो होगा, एक तो जमीन से भी होता है, जमीन से होता है, और आजकल पेड़ से भी हो रहा है, पेड़ों से, जैसे रतनजोत नामक एक पौधा है उससे भी होता है। तो ऑप्शन डी और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या है? तो कॉपर है, जिंक है और निकेल है। कॉपर का परसेंटेज पूछा जाता है तो 60%। बात करें जिंक का, तो जिंक का 20% और निकेल का 20% होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होती है? वोटिंग स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 का होल ट्वाइस और हाफ H2O। ठीक है, इसको अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई गैस में मुख्यतः डैश होती है? रसोई गैस यानी LPG में मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम किसका है? तो विटामिन डी का। बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी का क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी का बहुत सारा नाम है, जैसे B1 का थायामीन, राइबोफ्लेविन, ऐसे करके नाम है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए अगर मैं बात करूं कौन सही सुमेलित नहीं है, तो संथाल 1855 आप सब जानते हैं, कोल 1831, खासी 1829, ओहोम 1815 नहीं। ओहोम कब हुआ है? तो ओहोम हुआ है आपको 1828, ब्रह्म समाज की स्थापना जिस वर्ष हुआ है उसी वर्ष। और इसको गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ओहोम क्षेत्र के लोगों के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है?
चलिए, इस चीज़ को देखने से आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये 1857 की बात की जा रही है और किस क्षेत्र से किसने अंजाम दिया था इस चीज़ का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे तो आपको बहुत चीज़ पता नहीं हो, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर पता होगा, लखनऊ में लियाकत अली नहीं, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। लियाकत अली फिर बात आता है कहाँ पे, तो लियाकत अली द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, चलिए मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ। कानपुर में नाना साहब और बिहार में बाबू कुंवर सिंह, और वो भी कुंवर सिंह और पीर अली दे, तो कुंवर सिंह को हम लोग आरा लेके जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी कश्मीर, गुलाब सिंह, ये सब सही है, ऊपर का जो चीज़ है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किसमें, तो कन्हेरी की गुफा में, और कन्हेरी की गुफा कहाँ पे है, तो यह मुंबई में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। कब, तो 1942 में हुई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और ये 2 साल तक चला था, 1944 तक चला था। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चलिए, भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य है वो हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको बहुत सारा जगह पृथ्वीराज भी मिलेगा, कहीं कहीं शिवाजी भी मिलेगा, जो सारे गलत हैं। हेमू सही है, हेमू सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है, कौन सा था? देखिए, सबसे पहले तो आपको सप्तांग जानना पड़ेगा कि सप्तांग क्या है। सप्तांग में जो है 7 है। देखिए, सप्तांग क्या था, राज का 7 सिद्धांत था। पहला था क्या, स्वामी, दूसरा अमत्य, तीसरा कोष, चौथा दुर्ग, 5वां जनपद, छठा सेना, कहीं कहीं आपको बल भी दिखेगा तो बल का मतलब भी सेना ही होता है, और 7वां आपको मित्र। तो इससे तो पता चल गया कि 7वां क्या था, मित्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक माना जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, और पूछा जाता है प्रस्ताव कब आया था, तो 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कहां पे, तो नागपुर अधिवेशन, और नागपुर अधिवेशन आपको पता होना चाहिए 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गया अधिवेशन 1922। ठीक है, कलकत्ता में, लखनऊ में बहुत सारा अधिवेशन हुआ है। लखनऊ का 1916 का अधिवेशन याद है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गरम दल नरम दल एक साथ बैठने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? देखिए, महबूब ए इलाही का मतलब होता ईश्वर का प्रेमी। ठीक है, तो ये किसे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज पूछा जाता, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कब, तो 1906 का अधिवेशन कहाँ पे था, ये 1906, स्वराज 1906 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका अध्यक्षता पता है कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में आपको दो लोगों का नाम देखने को मिलेगा। एक तो है चरक, तो चरक तो इसमें है नहीं। दूसरा है सुश्रुत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी?
देखिए 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, उसी के इसमें त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 की अध्यक्षता में, ठीक है। जबकि यहीं पे बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में, और फिर से 1933 में तो नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। 3 ही महिला बनी हैं आईएनसी के अध्यक्ष, तो इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है, 17, 25 और 33। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? किसके? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में नरसंहार हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चंस को मैं इतना बार करा चुका हूं ऑनलाइनर्स में, और जो पहले सेट कराया हूं उसमें। अगर अब भी गलती कर रहे हैं तो आपका डाउट नोट अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है। जिनको भी स्ट्रेटजी देखना है कि कैसे हमको रिवीजन करना, आगे बढ़ना है, वो मेरा एक बताया हुआ है कि कैसे आप डाउट्स रिवीजन करेंगे, कैसे सब्जेक्ट्स रिवीजन करना है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? किस अधिवेशन की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 की। और ये कहां का था? बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, किसके असफलता के बाद हुई? किसके? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन। और ये किनके द्वारा? तो स्वराज जो पार्टी था उसका स्थापना का श्रेय जाता है सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कौन सा था गुप्त साम्राज्य? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? स्ववासन संरक्षण का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वनस्पति बाग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा कौन मापा जाता है? क्या नापा जाता है? तो आय की विषमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए, आपको सबसे पहले जो आसान होता है ना, ऐसे प्रश्न में आसान को आप एलिमिनेट कर दीजिए। अगर मैं बात करूं शिल्पकला का, तो शिल्पकला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नाथुला कहाँ पे? मेघालय में नहीं, नाथुला सिक्किम में। तो ऑप्शन जो मेरा सी है वो ही गलत है, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको चुनना है।
देखिए ये एग्जैक्टली एक कृषि होता है जिसको हम लोग झूम कृषि बोलते हैं, उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, वही नाम आपको बताना है। सबसे पहले देखिए मैं बता दूं, जो ये आपका सी है ना, इसको क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी भारत में इसी को हम लोग झूम कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो सी का तो 3 ए तो करेक्ट है। अब हो गया पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में इसको हम लोग कुमारी बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट में क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको हम लोग वलतरे बोलते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। अब बच गया कौन, डी, तो डी का मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में दाहिया होता है, तो दाहिया। तो 4 2 3 1। अब देख लीजिए 4 2 3 1 किस में है, तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट दिखेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, देखिए पश्चिम तटीय मैदान का अगर उत्तरी भाग देखा जाए ना, तो आपका एग्जैक्टली आएगा महाराष्ट्र तथा गोवा का क्षेत्र, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। जो केरल का क्षेत्र है उसको हम लोग मालाबार बोलते हैं, और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसको हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको इधर बांध दिया है, दूसरी तरफ नदियां दिया गया है, कौन सा है, ऑप्शन बी। देखिए टेंसी जो है ये किस पे, तो व्हीलर बांध पे, व्हीलर, ठीक है, व्हीलर बांध पे है, व्हीलर। ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, किसका समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है, तो कनाडा का। बात करें कनाडा का समुद्र तट का, तो हमको लगता है 2,02,000 के आसपास है, 2,02,000, ठीक है। 1 नंबर पे कनाडा होता है, 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये क्या है, तो ये हरित क्रांति है। आपको ए का तो 1 हो जाएगा, फिक्स है। दुग्ध उत्पादन क्या होगा, श्वेत क्रांति हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। मत्स्य पालन किससे है, नीली क्रांति से है, तो सी का 2 हो जाएगा। उर्वरक तो भूरी क्रांति, डी का 4 हो जाएगा। यानी 1 3 2 4, देखिए 1 3 2 4 किधर है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज। सतलज का उद्गम कहाँ हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील है ना, उसके समीप राक्षसताल एक जो जगह है वहीं से हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तो है आपको खनन क्षेत्र है, दूसरे तरफ खनिज का नाम दिया गया, आपको बताना है कहां से क्या मिलता है। ए का क्या हो जाएगा, गुरु महिषाणी किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 3 ए का 3 हो जाएगा। दूसरा तलचर आप सब जानते हैं कोयला का खान है, तो क्या हो जाएगा, 4 का बी का 4 हो जाएगा। तलचर क्या है, तो कोयला का खान है। जादूगुड्डा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए। और जवार किसके लिए, शीशा के लिए। यानी 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जल विद्युत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? कौन सा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है, अब बताना है कि कौन सा होगा। चलिए, बादाम पहाड़िया से क्या है? तो लौह अयस्क, यानी एक का दो हो जाएगा। बात करें कोडरमा से, तो कोडरमा से क्या होता है? अभ्रक, यानी बी का चार हो जाएगा। मूसाबानी से क्या मिलता है? तो तांबा, यानी सी का एक हो जाएगा। और डी रावा से क्या मिलता है? खनिज तेल, यानी पेट्रोलियम, तो इसका तीन हो जाएगा। तो 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? कौन सा है? तो शुक्र। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान और आकार है ना, एकदम जो पृथ्वी के समान है, ठीक है। और यह सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सा है? उत्तरी कोयल। देखिए, यह झारखंड का जो रांची के पठार है ना, वहां से निकल के सोन नदी में मिलती है और फिर जाके गंगा में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चलिए, बात करें यूएसए का, तो यूएसए क्या है? कच्चे तेलों का सर्वाधिक उत्पादक देश है। और यूएसए के बाद कौन सा आता है? तो रूस आता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए लोकसभा का जो सीट है वो कितना है? 552 है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें 530 कहाँ पे है? तो राज्य से है। और 20 कहाँ से है? तो यह संघ शासित क्षेत्र से है। और दो लोगों का नॉमिनेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंग्लो इंडियन दो होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? किस बहुमत से संशोधन कर सकती है? किससे? तो 2/3 बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, जो 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबात उपबंध करने के अधिकृत है? कौन है? तो राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? किससे? तो पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन है? पीए संगमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, आपको पंचायती राज से संबंधित 4 समिति याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एल.एन. सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति। पीवीएन राव समिति आपको कहीं नहीं दिखेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? किस आम चुनाव में? देखिए,
सबसे पहले जानिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में 21 वर्ष किया गया। ठीक है, मतदान किया जो 21 वर्ष था उससे घटा के 18 वर्ष किया गया और 1989 में ही आई थिंक 9वीं लोकसभा का कोई चुनाव था। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे 9वीं याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि 9वीं ही था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? कौन है? तो इसका 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। देखिए 75 में क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति एवं अनुबंध का यहाँ पे चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 74 का बात करें तो 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, यहीं पे अगर 72 की बात करें तो 72 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको? तो अधिकार पिच्छा को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सा? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? किस आयु से? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? क्या है? 65 वर्ष। और 62 वर्ष किसका है? तो उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? देखिए समन्वय एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक अनुच्छेद में बताता हूं। देखिए पार्ट 9 में अनुच्छेद है 243 का 9। ठीक है, 9 इस अनुच्छेद को आप लोग देखिएगा और वहां पे बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किसके? तो अनुच्छेद 352 के तहत। बात करें अनुच्छेद 370, धारा 370 कहां पे था? तो ये जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को विशेष केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? चलिए किसमें निहित किया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में। और आप लोगों में से किसी को भी इस चीज पे डाउट है तो 53 का 1 देख लीजिएगा, अनुच्छेद 53 का 1। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहां पे हुआ है उसका प्रयोग? कहां पे है? तो अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई?
किसमें? तो 2010 में। एक चीज और क्वेश्चंस पूछा जाता है, अटल पेंशन योजना कब? तो 9 मई 2015 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। अगला प्रश्न है, गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है। विपणन संबंधित किससे है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो 1980 से 85 तक रहा है और इसका जो मेन थीम था गरीबी निवारण व रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा? तो मोरिस के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा जे चिलैया समिति। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72, 73 और 1976, 77 में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। कौन सा था? तो 1966 से 69, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है ये है मैथ का है और मैं आपको मैथ सिर्फ बताऊंगा, चूंकि यहाँ पे मैथ सोल्व करने का कोई साधन नहीं है। मैं अगर लिखूँ तो ऐसे नहीं लिखाएगा, छोटा छोटा ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब इसका जो आंसर है आपको 91 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग मैं टाइम देता हूँ, इसको पॉज कर करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 92 का जो होगा वो होगा 92 का, आप लोग देख लीजिएगा 92 का जो यहाँ पे दे रहा है ये ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक है, डी दे रहा है। आप लोग इसको चेक कीजिएगा। और 0 तो पता नहीं टाइम एंड वर्क में आंसर होना चाहिए या नहीं। अगला प्रश्न है 93 का, देख लीजिए 93 का जो आंसर है, कह रहा है एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई के बांस के लगने की लंबाई होगी। तो क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा जोड़, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा जोड़, किसका 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा 17 मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
94 हालांकि बहुत आसान है। कह रहा है एक वस्तु 50%, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, तो एक बात बताइए, अगर 200 रुपया रखिएगा तो 50% छूट दे दीजिएगा तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा, तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी 300 रुपया रखना पड़ेगा। तो 50% का छूट दीजिएगा तो कितना, 150 रुपया हो गया, और फिर उस पर कितना 50% का लाभ हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 95 देखिए, 95 मैं बता देता हूं। 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर। फिर अगले 1 मिनट में कितना उतरता है, 2 मीटर। 2 मिनट में कितना उतर रहा है, तो 3 मीटर उतर रहा है, ठीक है। 2 मिनट में 3 मीटर उतर रहा है। अब एक चीज बताइए, जो पहले चढ़ना है उसको आप टोटल में से घटा दीजिए, कितना बच गया, 75, और 1 मिनट में 3 बार चढ़ रहा है तो 25 या 75, 25 हुआ, और 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो 3 से गुना किए 25, और इससे गुना कीजिएगा तो 50 मिनट, और 1 मिनट तो मैं पहले ही घटा दिया था, 51 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग बनाइए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कैसे लिखा रहा है, बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए 96 तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस पर। 96 का जो आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, 97। 97 का जो आपका आंसर है वो है, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा सी। 99 का आंसर, चलिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं ताकि आप लोग इसको देख लीजिए। 99 का आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर, 100 जो प्रश्न है इसको आप देख लीजिए। 100 प्रश्न का आंसर है आपको ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको जाके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के मॉक टेस्ट में। टाटा और बाय बाय।